Hello students, welcome back to Quick Prep by Saurabh sir. Your shortcut to mastering chemistry for JEE और NEET. तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे और साथ के साथ हम गैल्वेनिक सेल को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग बेसिकली क्यों पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या डील करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली हम लोग डील करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को। अब एक्चुअली में हमें इंटर कन्वर्जन पढ़ना क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमें जरूरत है और इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है और हमें पता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है तो एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एट दी एंड अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से हम उसको इंटर कन्वर्ट करते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है तो उसमें क्या होता है, थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और अगर सोलर पावर प्लांट होता है तो उसमें क्या होती है, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। विंड पावर प्लांट होता है तो उसमें क्या होता है, विंड एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसी तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे इंटर कन्वर्जन होता किसके अंदर है, सेल के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सेल। तो सेल के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, दो चीजें। कौन कौन सी सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब अगर गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल के लिए डेल जी जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 0 होता है, मतलब वो कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस वर्क होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, डेल जी ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क। और ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क का मतलब है डेल जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब मैं सेल की बात करूं तो कौन से सेल, जैसे आपके रिस्ट वॉच हो गई, मोबाइल की बैटरीज हो गई, लैपटॉप बैटरीज हो गई, इन्वर्टर बैटरीज हो गई, ये सारे क्या है, गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल है, जहां पर क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब गैल्वेनिक सेल किसे इंट्रोड्यूस हुआ, किस तरीके से, क्या स्टोरी, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ। आपको हर कहीं ये सुनने को नहीं मिलेगी। तो आपको स्टोरी, क्या स्टोरी है, किस तरीके से गैल्वेनिक सेल के बारे में पता लगा, क्या चीज है। तो गैल्वेनिक एक साइंटिस्ट थे, मतलब बेसिकली वो तो थे एनाटॉमी के अंदर, बट एक्चुअली वो एक एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने एनिमल एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने क्या हुआ कि एक दो मेटल प्लेट्स ली और दो मेटल रॉड्स ली और उसको जब उन्होंने डेड फ्रॉग के लेग्स पर लगाया तो लेग्स पर लगाने के बाद जो डेड फ्रॉग के जो लेग्स है वो वाइब्रेट हुए। वाइब्रेशन से उन्होंने वहां से एक मिसकंसेप्शन बनाया कि अगर मैं किसी भी डेड एनिमल की बॉडी पर अगर मैं ऐसे मेटल रॉड्स को लेके जाऊं तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से वाइब्रेशन होने लगता है। ये मिसकंसेप्शन बनाया जो कि हालांकि वो बिल्कुल सही नहीं था। कि हो किस कारण था वो आपको आगे बताते हैं। इसी तरह के दूसरे साइंटिस्ट भी थे जिनका नाम था डेनियल, और डेनियल के आपने एक और सेल का नाम सुना होगा, डेनियल सेल। उन्होंने अब क्या करा, उन्होंने सेम अब जो भी कहानी चल रही है सेल की, उन्होंने मेटल प्लेट्स के आसपास चल रही। तो उन्होंने अब क्या करा, कॉपर और जिंक की मेटल प्लेट्स लिए और उनको अल्टरनेट पे लगाया और उनके बीच में क्या करा, सॉल्ट को भर दिया और उसको वायर से कनेक्ट कर दिया। तो करंट प्रोड्यूस होने लगा। तो करंट प्रोड्यूस होने लगा तो उनको लगने लगा कि ये मेटल के कारण ऐसा हो रहा है। कोई भी ये दिमाग नहीं लगा रहा था क्योंकि उस टाइम पर हम केमिकल एनर्जी के बारे में जानते नहीं थे। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, वोल्टी साइंटिस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज देख लेना, हो सकता है मैं गलत भी हूं उस पर। वोल्टी नाम के एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे आपने वोल्टिक सेल के बारे में जाना भी होगा। उन्होंने क्या करा कि अब एक पूरे गेम को चेंज कर दिया। उन्होंने क्या करा कि लेट्स सपोज उन्होंने सबसे पहले एक बीकर लिया जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का और उसमें एक क्या डाली, जिंक रॉड डाली। अब जैसे ही आपको ध्यान है स्टूडेंट्स, जिंक जो होता है वो आपको क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, और कॉपर सल्फेट कैसा होता है आपका, ब्लू कलर का होता है। अब जैसे ही उन्होंने डाला
तो उसके बाद इसमें क्या हुआ, जो जिंक है वो जिंक तो किस में कन्वर्ट होने लगा, ये यहाँ पर मैंने क्या है जिंक की रॉड ली, तो जिंक तो किस में कन्वर्ट होने लगा, जिंक +2 में। और कॉपर प्लस सल्फेट, जो कॉपर +2 थे वो किस में कन्वर्ट होने लगे, कॉपर, और वो यहाँ पर क्या होने लगे, इस रॉड पर जमा होने लगे। उससे क्या हुआ कि जिंक का जो व्हाइट कलर था वो क्या होने लगा, फेंट होने लगा, और वो क्या होने लगा, फेंट होकर रेडिश ब्राउन कलर का होने लगा। और यहां से कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या होने लगा, ब्लू से थोड़ा सा फेंट होने लगा। तो अब यहां से एक चीज समझ में आने लगी कि यहां पर अगर मेटल रॉड को उसके अगर एक्वस सोल्यूशन में रखा जाए तो शायद वहां पर कुछ रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है, सिर्फ ऐसा अंदाजा लगाया गया। तो उन्होंने क्या करा, 2 बीकर लिए और 2 बीकर के एक बीकर पे उन्होंने क्या लिया, जिंक सल्फेट लिया सोल्यूशन, और उसी की रॉड ली, जिंक रॉड, मतलब जिसका सोल्यूशन लिया उसी की रॉड ली। और दूसरे में क्या लिया, कॉपर रॉड ली और कॉपर सल्फेट का क्या लिया, सोल्यूशन लिया, और इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, और साथ के साथ यहां पे एक यूट्यूब लगा दी। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं तो जिससे आपको और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। अब होगा क्या, जब ये यूट्यूब इस पे डाली होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सोल्यूशन जो है इस यूट्यूब में भी आने लग गया होगा और इसमें बनने लग गया होगा। तो कुछ सोल्यूशन जिंक सल्फेट का इधर आया होगा और कुछ कॉपर सल्फेट का आया होगा। तो हुआ क्या कि रिएक्शन स्टार्ट हुई, सेम यहाँ पे जिंक जो है किसमें कन्वर्ट हुआ, जिंक +2 में, और +2 इलेक्ट्रॉन, और इस पे कॉपर सल्फेट से यानी कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनने लगे, कॉपर। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो जिंक के इलेक्ट्रॉन देने से इस रॉड पर क्या आने लगे, पॉजिटिव चार्ज आने लगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा, फ्लो होने लगा। और यहां पर कॉपर +2 पे होने की वजह से यहां पे क्या होने लगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होने लगा, किस पर, रॉड पर, कॉपर रॉड पर। तो अब इलेक्ट्रॉन जब इधर जाने लगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे, तो ये नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन जब जिंक के सल्फेट की तरफ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर बनने लग जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज जब बनने लगेगा तो होगा क्या कि ये यहां पर ये दोनों सोल्यूशन मिक्स होने लगेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जब सोल्यूशन मिक्स हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, और उस पोटेंशियल को क्या नाम दिया गया, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या नाम दिया गया, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल जो है क्या, अपोजिट पोटेंशियल जनरेट हुआ। इस अपोजिट पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से क्या, करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो ये बात अब थोड़ी सी समझनी है। तो जब फर्दर स्टडी किया गया तो देखा गया कि हुआ क्या कि जो जिंक रॉड में जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे कहां ट्रांसफर हो गए, कॉपर पर। तो जिंक पे क्या चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव, और कॉपर पे क्या चार्ज जनरेट हो गया, नेगेटिव। तो उससे क्या हुआ, अपोजिट पोलैरिटी आ गई, और अपोजिट पोलैरिटी आने से क्या हुआ, वो जो करंट फ्लो हो रहा था वो करंट फ्लो होना क्या हो गया, बंद हो गया। तो अब क्या करा, जब मॉडर्न सेल बनाया गया, जो उसमें क्या करा गया, एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। किसको, सॉल्ट ब्रिज को। और सॉल्ट ब्रिज को किस तरीके से बनाया गया कि, एक सेकेंड, सॉल्ट ब्रिज को किस तरीके से बनाया गया कि सेम आप ये समझ लीजिए कि इस यूट्यूब ली गई, सेम यूट्यूब जैसे पहले ली गई थी, बट यहां पर अब क्या करा गया, KCl KNO3 के सोल्यूशन को डाला गया, किसमें, अगार अगार
जेली या जिलेटिन में। और यहां पर क्या लगाएगी, आप ये समझ लीजिए रुई लगाई गई, आप समझ लीजिए कॉटन लगाई गई, जिससे इसके फ्लो को रोका जा सके। अब एग्जैक्टली क्यों किया गया, ऐसा क्या था, वो मैं आपको सारा चीज समझाऊंगा। पहली चीज तो यहाँ पर कि सॉल्ट ब्रिज लगाया गया, जो सॉल्ट लिया गया KCl लिया गया या फिर KNO3 लिया गया, तो क्या हुआ KCl जो कन्वर्ट होगा किस में कन्वर्ट होगा, पोटेशियम K+ में और Cl-। अब आप स्टूडेंट ध्यान से बात सुनिएगा, क्या हुआ कि यहाँ पर ये जिंक रॉड थी, यहाँ जिंक रॉड पे क्या था, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो के यहाँ पे आने लगा था, और कॉपर पे क्या चार्ज जनरेट हुआ था, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो होने लगा था। अब क्या होगा कि यहाँ पर ठीक है नेगेटिव चार्ज जब जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगेगा, तो Cl- यहाँ पर आयंस आने लगेंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा वो उसको रोक देंगे। और सेम यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था किसकी वजह से, जिंक से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे कॉपर की तरफ, वो नेगेटिव चार्ज को बनने से रोक देंगे कौन, K+, तो अपोजिट पोलैरिटी नहीं बन पाएगी, और इस सबसे क्या होगा, करंट फ्लो होता रहेगा। अब आप समझिए सब चीजें करी क्यों गई, क्योंकि एक्चुअली में जब हमने ये सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया था, हमारे पास रिएक्टेंट भी था, प्रोडक्ट भी था, सारी चीजें थी, बट ये रिएक्शन तब भी रिस्टॉप हो रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ अपोजिंग पोटेंशियल जनरेट होने से। बट वो अपोजिंग पोटेंशियल किसने रोक दिया, किसने, सॉल्ट ब्रिज ने रोक दिया। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो सबसे यहाँ पर रोल प्ले किया वो किसने किया, सॉल्ट ब्रिज ने किया। तो सॉल्ट ब्रिज के लिए आपको सबसे पहले ये चीज जाननी जरूरी है कि सॉल्ट ब्रिज का काम जो है वो क्या क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या क्या काम करता है। सबसे पहला काम क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है। तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर दिया, और साथ के साथ उसने क्या करी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाई रखी। देखिए अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था, जो वो इलेक्ट्रॉन बन के कहाँ जा रहे थे, कॉपर की तरफ जा रहे थे, वहां से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ चले गए थे, कॉपर की तरफ, बट वो Cl- ने आकर उसको रोक दिया था। और सेम कॉपर प्लेट पे क्या हुआ था, नेगेटिव चार्ज जनरेट होने लगा था, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा जनरेट हो रहा था, उसको क्या करा, पोटेशियम प्लस प्रोवाइड कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया। तो एक तरीके से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना के रखी, जिससे क्या हुआ, करंट फ्लो होता रहा, और सर्किट को भी क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, पूरा क्लोज कर दिया। तीसरा, सबसे पहली बात कि आपको सॉल्ट ब्रिज के अंदर जब हम सॉल्ट यूज करते हैं, उस सॉल्ट की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी तो क्या होनी चाहिए, जो कैटायन है और जो एनायन है, इनकी जो वेलोसिटी है, जो इनकी मूवमेंट है, वो क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, यानी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। और पूरी इक्वल तो नहीं हो सकती, बट कंपेरेबल होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए लेट्स सपोज आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर अगर ऐसा हो कि किसी कैटायन की मोबिलिटी ज्यादा है, कैटायन या एनायन की मोबिलिटी ज्यादा है, तो क्या होगा। मान लीजिए मैं एक केस ले लेता हूं जिससे आप उसको समझ सको, कि मान लीजिए यहाँ पे पोटेशियम प्लस की लेट्स सपोज Cl- से मोबिलिटी ज्यादा होती, तो क्या होता कि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज बनने नहीं देता, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती, बन नहीं पाती है, K+ यहाँ पूरा का पूरा मिल जाता, पर Cl- उतना का उतना नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट होता रहता, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज बनता रहता, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बन नहीं पाती, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता। और सेम अगर Cl- से ज्यादा होती तो वो वाइस वर्सा हो गया। तो इसलिए कैटायन और एनायन की जो मोबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा, जो कैटायन और एनायन है वो आपस में क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। ये आपकी जो सॉल्ट ब्रिज है उसको लेने की प्रॉपर्टीज है। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम अवॉइड्स करेंगे किसको, इंटरमिक्सिंग को। इंटरमिक्सिंग किसकी, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन की यूट्यूब से जो अपने लिए सॉल्ट ब्रिज को, उससे नहीं तो अगर वापस वही होगा तो वो क्या होगा, फिर लिक्विड जनरेट हो जाएगा और वापस जो रिएक्शन वो स्टॉप हो जाएगी और हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो
ये सारी चीजें हमारे को सॉल्ट ब्रिज की प्रॉपर्टीज में क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी है कि यहां पर मैं आपको ये बताता हूं इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है इस पूरे सेल के अंदर दो तरीके से फ्लो कर रहा है। एक तो किस में कर रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में, और एक किस में कर रहा है, विद इन द सेल। अगर एक्सटर्नल सर्किट की बात करूं तो एक्सटर्नल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो कहां से फ्लो कर रहा है, एनोड टू कैथोड। देख लीजिए आप, जिंक सल्फेट से जिंक बाहर, और विद इन द सेल कैसे कर रहा है, कैथोड टू एनोड। बट अगर हम करंट की बात करें तो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो कर रहा है, कैथोड टू एनोड, और विद इन द सेल कैसा बिहेव कर रहा है करंट, एनोड टू कैथोड। आई बात समझ में, क्लियर है? आप देख लीजिए, मैं एक सेकेंड आपको कलर चेंज करके थोड़ा सा, एक्सटर्नल सर्किट में करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से, और इंटरनल में कैसे कर रहा है कि इस जो जिंक है आपकी, जो आपकी जो जिंक रॉड है, इस जिंक रॉड से होते हुए सॉल्ट ब्रिज से, और सॉल्ट ब्रिज से इस कैथोड। ये क्या कर रहा है आपका, इस तरीके से करंट फ्लो कर। तो आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो समझ में आ गया। मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं, एक्सटर्नल सर्किट में तो एनोड टू कैथोड कर रहा है, और विद इन द सेल क्या कर रहा है, कैथोड टू एनोड। इज इट क्लियर टू स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें यहां पर किसकी बात कर लेते हैं हम, इसके वर्क के बारे में। हम थोड़ा वर्क के बारे में भी जान लेते हैं कि वर्क क्या होगा। तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो गिब्स एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे डीजी इक्वल टू क्या होता है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, वीडीपी माइनस एसडीटी प्लस डीडब्ल्यू नॉन पीवी1। हाँ, अगर मैं जैसे मान लीजिए, चलो पहले मैं ये चीज भी बता देता हूं कि इस सेल के अंदर अगर मैं इसकी रिएक्शन को लिखूं इस एनोड पर, तो इस एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, जिंक से क्या बनेगा, जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या बनेगा, कॉपर प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, कॉपर। तो अगर जो मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, जिंक कॉपर प्लस 2, और क्या बन जाएगा, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा। आ रही बात समझ? ये आपकी क्या होगी, नेट सेल रिएक्शन होगी। अगर इस नेट सेल की रिएक्शन की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, क्या कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उसकी डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है। अब मैं थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड पे चलता हूं। अगर थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड पे बात करूं तो प्रेशर में कितना लेता हूं, 1 बार, और टेम्परेचर कितना लेता हूं, रूम टेम्परेचर में मैं मान के लिए चल लेता हूं 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। तो उस पर बात करूं तो ये क्या लिखूंगा, डेल्टा आर जी नॉट। डेल्टा आर जी नॉट का मतलब क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज लेस देन 0, और डेल्टा आर एच मीन्स enthalpy is also less than 0. Enthalpy is negative, that means the process is going to be exothermic. आई बात समझ में? तो अब अगर मैं इसकी बात करूं इसके वर्क के बारे में, तो वर्क को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, dg इक्वल्स टू vdp माइनस, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूं। VDP माइनस SDT प्लस नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, यूजफुल वर्क्स। किस नाम से जानते हैं हम, यूजफुल वर्क के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब अगर मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में, तो अगर आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर
कि आइसोकोरिक प्रोसेस होता था पीवी वर्क में। पीवी वर्क क्या होता था आपका, आप भाई थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली कर क्या रहे थे, या तो आप सिस्टम में गैसेस के बारे में बात कर रहे थे तो सिस्टम एक्सपांड हो रहा था, और या फिर क्या हो रहा था, सिस्टम कंप्रेस हो रहा था, यानी वहां पे वॉल्यूम क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो आप जब पीवी वर्क की बात कर रहे थे आइसोकोरिक प्रोसेस पर, किस पर, आइसोकोरिक प्रोसेस पे, तो वर्क डन आपको क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। बट लेकिन आप तो यहाँ किसकी बात करेंगे, नॉन कोरिक प्रोसेस, सॉरी नॉन पीवी वर्क पर, यानी जो आपका यूजफुल वर्क है। तो जो यहाँ पे नॉन पीवी वर्क पे बात करेंगे, जो आपका यूजफुल वर्क है, यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला की भाई। लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल बैटरी की, तो जो भी सेल में रिएक्शन होने वाली है, बैटरी में रिएक्शन होने वाली है, तो ऐसा थोड़ी कि बैटरी फूलने वाली है, ऐसे बड़ी हो जाएगी या कंप्रेस हो जाएगी, वो तो वही की वही रहने वाली है। यानी VDP तो क्या होने वाला है, 0। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो भी क्या होने वाला है, 0। तो DG आपका किसके इक्वल हो जाएगा, नॉन पीवी वर्क। और जो कि वो आपका क्या होगा, जो कि आपका क्या होगा, यूजफुल वर्क। तो वहां से मैं डेल जी जो लिखूंगा वो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस NFE, और E मेरा क्या है, E सेल विच इज E कैथोड माइनस E एनोड। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले रहा हूं तो E नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, और डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट। इज इट क्लियर टू स्टूडेंट्स? नाउ आपको ये बात सारी समझ में आ गई। आपको यहाँ पे चीजें ध्यान रखने वाली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट, और E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले कंफ्यूज होते हैं, सर E नॉट सेल में E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड जो करते हैं, हम वैल्यूज कौन सी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है। आप अगर SRP ले रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। बट अगर आप क्या ले रहे हैं, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो E नॉट सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको क्या होता है क्वेश्चन में, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको E नॉट Zn टू Zn प्लस 2 दे रखा है, और E नॉट Zn प्लस 2 टू Zn दे रखा है। तो एक्चुअली में ये आपको क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये आपको क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि E नॉट सेल E नॉट कैथोड माइनस एनोड किसके लिए केस में लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो अब हम सबका रिडक्शन लेंगे, यानी कैथोड में भी रिडक्शन लेंगे। अगर मान लो, हाँ सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो आप दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में लेंगे, और कैसे लेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, तो वो आपका उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, तो फिर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसको उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एग्जैक्टली गैल्वेनिक सेल क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, और उसमें जो वर्क डन है उस चीज के बारे में जाना। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, आपको इसमें बहुत हेल्प भी मिलेगी। आपको जो भी कंफ्यूजन होंगे गैल्वेनिक सेल को लेकर, आई थिंक वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में डाल लीजिएगा क्विक प्रैप रॉक्स। और अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कोई पूछना हो, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको क्या चीज़ पूछनी है, मैं आपको किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, जो आपको समझ में नहीं आया आप बता दीजिएगा, आप कमेंट में डालिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपको अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
और स्टूडेंट्स अभी आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी लेकर आया हूँ जेईई और नीट के एक्सपीरियंस के लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में है। आप जाके चेक कीजिएगा, जहां आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कोर्स, जैसे मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री का जो कोर्स है वो आपको 1249 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। तो आप देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको चीज़ समझ में आती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं 60 डेज 70 डेज, जो आपको पूरा क्रैश कोर्स चलेगा, उसके अंदर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको डीपीपीस मिलेगी, और आपका टिल डेट जहाँ तक एडवांस का एग्जाम होगा वहाँ तक पर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और डाउट सेशंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।